हेलो एंड वेलकम टू एमआरवे स्टडी। मैं हूं आपके साथ रिजवान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेबेल चंद्र राज का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि मिटैनी हुई थी मेरठ से स्टार्ट। उसमें बहुत सारे स्पॉयज़ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और बहुत सारे लीडर्स बने थे, ठीक है ना, और फॉलोअर्स थे जिन्होंने हर जगह का एक लीडर था। जिसमें से सबसे पहले लीडर कौन बने थे? हमारे बहादुर शाह जफ़र, जो दिल्ली के लास्ट मुग़ल एम्पायर थे और ये रेड फोर्ट में थे। उस टाइम पर रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। रिवोल्ट किस वजह से हुआ था? ये कार्ट्रिज की वजह से हुआ था, जो एनफील्ड राइफल में यूज़ होती है बुलेट, उसकी वजह से हुआ था। और इंडिया के बहुत ज़्यादा पार्ट्स में ये फैला था। ज़्यादातर ये फैला था वो नॉर्थ दिल्ली और वेस्ट जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है वहाँ पर ये फैला था। तो इसके बारे में हमने कल डिटेल में पढ़ी, इसके बारे में चीज़ें हमने। आज हम पढ़ेंगे कि रिवोल्ट था, उसमें जो स्पॉयज़ थे वो क्या चाहते थे और उन्होंने क्या क्या करा। प्लस आज हम ये भी पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस रिवोल्ट का सामना कैसे करा और कैसे हमें पता चलता है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये इमेज दे सकते हैं। इसमें जितने भी ब्रिटिश के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो अपने जैसे कि ये इंग्लिश वुमेन और साथ में उसका एक बच्चा, उसको साथ में लेकर वो बचा रहे हैं और उनसे यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो ये दिखाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने भी शांत नहीं बैठे थे। कुछ दिन तक शांत बैठे थे ब्रिटिशर्स, फिर से उन लोगों ने अपना दिमाग चलाया कि इन इंडियंस को कैसे हराया जाए। ठीक है, तो फिर उन लोगों ने रिप्रेशन स्टार्ट करा। अब हम वो भी पढ़ेंगे रिप्रेशन कैसे हुआ था, लेकिन सबसे पहले हम ये पढ़ लें कि व्हाट द रिबेल्स वांट। ठीक है, अब रिबेलियन करा तो ग्रीस्ट कार्ट्रिज के ऊपर करा रिबेलियन, लेकिन मेन चीज़ क्या थी कि रिबेल हुआ क्यों। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हिंदू और मुस्लिम्स दोनों रिबेलियन में साथ दे रहे थे, एक यूनिटी थी बीच में। तो क्या हुआ कि 1857 के रिवोल्ट में जो पॉपुलेशन थी उसमें ये नहीं देखा जा रहा था कि कौन किस कास्ट का है, कौन किस क्रीड का है, ना ये देखा जा रहा था कि कौन हिंदू है या फिर कौन मुस्लिम्स है। ठीक है, वहाँ पर लड़ाई चल रही थी, बस चल रही थी। और फिर अगर हम पास्ट में देखें तो जब मुग़ल एम्परर थे तो मुग़ल एम्परर के टाइम पर हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी होती थी, कोई भेदभाव नहीं होता था हिंदू और मुस्लिम के बीच में। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने अपने क्या बोलते हैं इंडियंस के ऊपर क्रिश्चियनिटी लागू करने के लिए उन्होंने बहुत सारी हथकंडे अपनाए। लेकिन उसी तरीके से जब जितने भी इंडियंस थे उनको पता चला कि ये ऐसा हो रहा है तो उन्होंने रिवोल्ट करना चालू करा। अब जैसे कि प्री ब्रिटिश टाइम में देखें हम, हिंदू और मुस्लिम्स तो वो लोग साथ में मिलजुल कर रहते थे, ठीक है ना, एक भाई की तरह रहते थे और हर उनके जितने भी फेस्टिवल्स होते थे उनकी कदर करते थे। ठीक है, आज भी करते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको हटा दिया था क्योंकि उन्होंने एक रणनीति अपनाई थी जिसको हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल। ठीक है, डिवाइड एंड रूल के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब आगे बात ये थी कि आपने अगर झांसी की रानी देखा हो, उसमें जो नारे लगाए जाते थे तो वो हिंदू और मुस्लिम साथ में लगाते थे। तो एक अगर हिंदू की बात करें तो वो लगाता था हर हर महादेव, और जो मुस्लिम लगाते थे वो लगाता था अल्लाहू अकबर। तो ये साथ में नारा चला था। ठीक है, उस टाइम पे जब देखा जाए तो ब्रिटिशर्स भी शांत नहीं बैठे थे। 1857 का जब रिवोल्ट चल रहा था तो दिसंबर 1857 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 50,000 रुपीज़, उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा रकम हुई होगी, तो 50,000 रुपीज़ हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने में लगाए थे। मतलब वो दोनों एक दूसरे के एनिमी हो जाएं इसलिए लगाए थे। डिवाइड एंड रूल खेला था उनने। फिर क्या हुआ? अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन।
अब जब बात इधर पे आ गई कि हाँ ये फिरंगी राज हमारे इंडिया में आता जा रहा है, तो अब हमें इसे दूर करना है। तो दूर कैसे करा रेबेल्स ने? देखो, ब्रिटिशर्स ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू करा था, उसको हटाया। ठीक है, अपना जो पुराना लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ना, जो मुग़ल एम्पायर के टाइम पे चल रहा था, वो लाया। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स जो आ रहे थे ऑफिशियल्स, उनके ऊपर अटैक करके उनको हटाया, उनको मारा, है ना। उसके बाद उनके साथ डिसऑनर करा। ठीक है, और जो भावना थी ना फेथ की और लाइवलीहुड की, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, उनको ही वापस दोहराना चालू कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद जितने भी पुरानी पोस्ट थी, ठीक है ना, उनको वापस लाए। अगर हम सिटीज़ की बात करते हैं, तो जितनी भी ब्रिटिशर्स ने जो सिटीज़ अच्छी तरह डेवलप कराई थी, उनको इन लोगों ने मिटाना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ जो मनी लेंडर्स थे, उनकी अकाउंट बुक्स को बंद करा था, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पावर। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स की पावर कमज़ोर होने लगी, तो उन्होंने कहा कि अब हमें जो पुरानी पावर है, जैसे कि जो दिल्ली, लखनऊ और कानपुर को जो इस्टेब्लिश कर लिया था, तो वहाँ पर अब हम पुराना जो अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पुराना लेकर आएँ। तो इससे क्या हुआ कि फिर से एक कल्चर ऑफ कोर्ट और एक लीडर्स बनाए गए फिर से दोबारा, जो पुराने टाइम पे थे। उसके बाद अपॉइंटमेंट हुआ किसका? रेवेन्यू रेवेन्यू पेमेंट का, जो पुराने लोग करते थे। साथ ही साथ जो ऑर्डर्स थे इशूड टू स्टॉप लूट एंड प्लंडर। ठीक है, जो लूट मचाई जा रही थी, प्लंडर मचाया जा रहा था, उसके लिए एक अलग से एक लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया। ठीक है, उसके बाद इसी के साथ साथ बनाया गया कि हम ब्रिटिशर से कैसे लड़ेंगे। अब नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बन रहा है, तो साथ में मिलिट्री उसमें आर्मी में भी लोगों को भर्ती करा जा रहा था, जिससे कि हम ब्रिटिशर से लड़ सकें। एक चेन ऑफ कमांड बनाई जा रही थी। ठीक है ना, 18th सेंचुरी का मुग़ल वर्ल्ड था जो, उसको वापस लाया जा रहा था 19th सेंचुरी में। ठीक है ना। और जो अवध में जो कोर्ट्स थे, जो ब्रिटिशर्स द्वारा जो हत्या लिए गए थे, और जो वहाँ पर लखनऊ कोर्ट बनाया था, उसमें क्या हुआ, अर्ली एंड ऑफ लास्ट मंथ में वहाँ पर वो लोग कब्जा नहीं कर पाए। इस वजह से उन लोगों को रिप्रेशन भी झेलना पड़ा था। आगे टॉपिक है रिप्रेशन का। अब क्या हुआ कि 1858 में जब वो लोग ये नहीं कर पाए, अवध का जो कोर्ट है, जो लखनऊ कोर्ट है, उसको वो लोग नहीं हत्या पाए, मतलब उस पर कब्ज़ा नहीं कर पाए रिबेलियंस, तो फिर क्या हुआ, रिप्रेशन हुआ। अब रिप्रेशन कैसे हुआ? ब्रिटिशर्स जो थे वो शांत बैठने वालों में से नहीं थे। वो इंडियंस की तरह नहीं थे कि जो भी जुल्म हो रहा है वो उसको सह लें और थोड़ी देर बाद फिर से रिबेलियन कर दें। नहीं, उन लोग ने, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने रिबेलियन के दिमाग से ही सोचा था। उन्होंने कहा कि हम रिबेलियन सबसे पहले दिल्ली पे गए, तो हम भी सबसे पहले दिल्ली पर ही अटैक करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले क्या हुआ, उन लोगों ने एक्ट्स निकाले। ठीक है, मई जून तक वो लोग एक्ट निकालते रहे, ऐसे एक्ट निकालते रहे, कुछ नहीं हुआ। और ये एक्ट निकाले कहाँ जा रहे थे? ये ब्रिटेन में निकाले जा रहे थे, क्योंकि इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया में सब कुछ तहस नहस मच चुकी थी उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में, और ज़्यादातर जो ऑफिशियल्स के जो गवर्नमेंट ऑफिस थे वो वहीं पर थे। तो इस वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पाए। फिर जब ब्रिटेन में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस और एक्ट्स निकाले गए, वो लागू कर दिए इंडिया के पीपल्स पर। जब इंडिया के पीपल्स पर लागू करे, तो वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बोला कि ब्रिटिश जितने भी ब्रिटिशर्स हैं, उसमें उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कौन ऑफिशियल है कौन, उन सब को हक है कि वो इंडियंस को मार सकते हैं। और ये तक रखा गया था कि उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं चलेगी, डायरेक्ट उन लोगों को मार दिया जाए, मतलब उनको किल कर दिया जाए, ये उसमें रखा गया था। अब आपको बताया हमने पहले कि दिल्ली को सबसे पहले उन लोगों ने टारगेट बनाया, क्योंकि दिल्ली को सबसे पहले कंकर्ड करा था रेबेलियंस ने एज अ पावर। तो फिर उन लोगों ने दिल्ली के किले पर भी आक्रमण करा। आक्रमण करने के बाद उन्होंने दिल्ली के जो बहादुर शाह ज़फ़र थे, जो मुग़ल एम्परर, उनको बंदी बना लिया, और जितने भी रेबेलियंस थे उनके ऊपर भी उनको भी मार गिराया। और फिर उसके बाद जो रेड फोर्ट था, वो अब किसके कब्ज़ों में था? वो ब्रिटिशर्स के कब्ज़े में आ गया था। अब ये जो चीज़ थी वो कैसे हुई? उन्होंने टू प्रोंग्ड अटैक करा था। ठीक है ना,
ये एक रणनीति थी, इसको आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बना के चलना है कि ब्रिटिश माउंटेड टू प्राउंड अटैक, मतलब कि उन्होंने एक ऐसी जगह से आक्रमण करना चालू करा जहाँ से रेबेलियंस ज़्यादा आ रहे थे। तो रेबेलियंस कहाँ से आ रहे थे, ज़्यादा आ रहे थे वो लोग पंजाब से। तो एक डायरेक्शन कलकत्ता में डाली और एक डायरेक्शन उन्होंने डाली पंजाब में। तो टू प्रॉन्ग था कि पंजाब से उन्होंने ज़्यादातर घेरा, तो फिर वो न्यू दिल्ली के पास से उन्होंने वहाँ से कंकड़ कर दिया, जिससे कि उनको सहायता मिली लड़ाई में। ठीक है, एक रणनीति थी। अब ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, उस टाइम पे जब रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स ने किस किस पार्ट में अपना लड़ाई करी रेबेलियन से, उन पार्ट्स को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है ना, ये बुक में बना हुआ है आपकी मैप। फिर उसके बाद क्या हुआ, अटेम्प्ट हुए। ठीक है, जून 1857 तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन लेट सितंबर में जो सिटी थी वो कैप्चर कर ली गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, और जो गैंगेटिक प्लेन था जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, वहाँ पर ब्रिटिशर्स का कब्जा फिर से हो गया। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या करा, विलेज टू विलेज कब्जा करने लगे फिर। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। द कंट्री साइड एंड द पीपल अराउंड वर एंटायरली हॉस्टाइल, और जो लोग थे वो डर कर भागने लगे वहाँ से। ठीक है, जो रेबेलियंस थे उनको मारा गिराने जाने लगा, उनको मारने लगे, तो लोग थे वो भाग रहे थे। जो कंट्री साइड एंड द पीपल अराउंड वर एंटायरली हॉस्टाइल, ये एक चीज़ थी वहाँ पर। In Ava, the British official called Forsyth estimated that 3/4 of the adult male population was in rebel, और जो मेल पॉपुलेशन थी वो सबसे ज़्यादा रेबेलियन थी। ठीक है, और जो कंट्रोल था वो मार्च 1858 में पूरा जो पुराना कंट्रोल था वो कंट्रोल यहाँ पर आ चुका था। मिलिट्री पावर वापस आ चुकी थी, लैंड होल्डिंग्स वापस आ चुकी थी, और जो लोग जो मनी लैंडर्स थे या जितने भी जो ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दे रहे थे, उन लोगों को भी मार दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स से लड़ते लड़ते वो लोग भी मर गए थे, और जो भी बचे कुचे जो मनी लैंडर्स थे वो नेपाल चले गए थे, जहाँ पर उन्हें बीमारी और भुखमरी की वजह से वो लोग वहाँ पर भी मारे गए थे। ठीक है, अगला अगर हम देखें तो नवाब वाजिद अली शाह द्वारा ये बनाया गया हुआ महल भी ब्रिटिशर्स द्वारा तोड़ दिया गया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया था उस टाइम पे रेबेलियंस का। इसके बाद उन लोगों ने बहुत सारे उनको सज़ाएं दी, वो सज़ा आगे आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट, तो रिवोल्ट के बारे में हमें पता कैसे चलता है, हम हिस्ट्री में हर चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि हिस्टोरियंस कहाँ से ऐसे रिकॉर्ड्स लाते हैं, हमें कौन से रिकॉर्ड से पता चलता है, ओरल रिकॉर्ड से पता चलता है, इमेजेस से पता चलता है, किस से पता चलता है। तो रिवोल्ट के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि जो रिबेल्स थे, मतलब जो रिबेलियंस थे, वो लेटर लिखते थे दूसरे रिबेलियंस को, तो वो लेटर्स हमें मिले। दूसरी चीज़, ऑटोबायोग्राफीज, डायरीज़ एंड लेटर्स, जो हिस्टोरियन, जो ऑफिशियल हिस्टोरियंस थे, जो ब्रिटिश मिलिट्री में थे, उन्होंने भी इसको लिखा। और तीसरी चीज़, स्टोरीज़ जो लिखी जाती थी उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स जो अपनी कहानी लिखते थे, तो और न्यूज़पेपर बनाते थे और मैगज़ीन्स छापी जाती थी, न्यूज़पेपर छापे जाते थे, उसमें भी इसके बारे में लिखा जाता था। तो इसके बारे में हमें इससे पता चलता है। चौथी चीज़, जो चौथा अकाउंट जो हमें पता चला वो है पिक्टोरियल इमेजेस। जो इमेजेस जो जैसे कि फ़िल्म्स हुई, फ़िल्म के पोस्टर्स हुए, और जितनी भी बुक्स में इमेजेस छापी जाती हैं, और साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर में इमेजेस छापी गई, उनके बल पर हमें ये पता चलता है कि हाँ उस टाइम पे रिवोल्ट हुआ होगा। तो हमारे पास अकाउंट कितने टाइप के हो गए, पहला तो हमारे पास हो गया प्रोक्लेमेशन, नोटिफिकेशन रोड बाय द लीडर्स, जो इश्तहार होते थे, जो नोटिफिकेशंस होती, जो मैसेजेस होते थे, रेबेल्स जो दूसरे रेबेलियंस के पास पहुंचाते थे कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन है, वैसी कंडीशन है। तो वो अकाउंट्स, वो जो लेटर्स हैं वो सेव करके उस टाइम तक के रखे रहे, तो उन लेटर से हमें पता चलता है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया हमारा, ऑफिशियल अकाउंट्स, या फिर हम उसको कह सकते हैं डायरीज़ और
लेटर्स के द्वारा जो क्या बोलते ब्रिटिशर्स ने लिखे, जो ऑटोबायोग्राफीज थी। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारी स्टोरीज़, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के द्वारा। और चौथी चीज़ आ जाती है हमारी पिक्टोरियल इमेजेस, जो बाज़ार में, कार्टून में या फिर पेंसिल ड्राइंग के द्वारा बनाई गई हों। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा फ़ोटोज़ से समझाता हूँ कि कैसी होती थी। तो ये आप जो फ़ोटो देख रहे हैं, ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं, जितने भी जो ब्रिटिश की जो फैमिली होती, जो ब्रिटिश कॉलोनियल की जो फैमिली होती थी और उनके चिल्ड्रंस होते थे, उनको बचाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश ऑफिशियल बचा रहे हैं। यहाँ तक कि हिस्ट्री में ये भी बताया जाता है कि जो एक उस टाइम पे लॉरेंस थे, एक ब्रिटिश ऑफिशियल के। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने सारे फैमिलीज़ मेंबर्स को और जितनी भी वुमेंस थी और चिल्ड्रंस थे उनको बचाकर एक रेफ्यूजी में रखा था। और उस टाइम पे वो मारे भी गए थे, लेकिन उन्होंने सब लोगों की जान बचा ली थी। ठीक है, ये इधर से हमें पता चलता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि जो इंग्लिश वुमेंस थी, तो वो लोग को एक कमरे के अंदर बंद हो गई, जिससे कि जो रेबेलियंस हैं वो उनको मार ना सकें। तो रेबेलियंस मार ना सकें, इस वजह से वो एक कमरे में बंद हो जाती हैं। और ये आप जो इमेज देख रहे हैं, ये जोसेफ नोएल पैटोन द्वारा बनी गई एक पेंटिंग है इन मेमोरियम। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स की जो वुमेंस हैं वो बैठी हुई, उनके साथ उनके चिल्ड्रंस भी बैठे हुए हैं। और यहाँ पर बाहर आप खिड़की में से देख सकते हैं कि रेबेल चल रहा है। और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं यहाँ पर एज अ रेफ्यूजी वहाँ पर थे, उनको बचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो मिस व्हीलर डिफेंडिंग हर सेल्फ अगेंस्ट पॉइजन कानपुर, ये एक इमेज बनाई गई थी। ठीक है ना, तो इस इमेज में भी दिखाया गया कि वुमेन्स कैसे लड़ रही थी। ठीक है, जो चार आप देख रहे हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये इस वुमेन को मारने आ रहे हैं। तो ये वुमेन अपना डिफेंडिंग कर रही है। तो ये एक पेंसिल पेंटिंग बनाई जाती थी, लोगों को पता चले रिवोल्ट के बारे में। अब हम विजिलेंस एंड रिट्रीब्यूशन की बात करें, तो एक वुमेन की फ़ोटो यहाँ पर भी है। ये एक बुक में से ली गई है। ठीक है, एक कार्टून के तौर पे बनाई गई है। जो जस्टिस पंच हैं, इन्होंने ही ज़्यादातर ये इमेजेस बनाई हैं वुमेंस के ऊपर, वुमेन की पावर के ऊपर, वाइट वुमेंस के ऊपर। जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक अपने हाथ में एक भाला लिए हुए हैं, एक तलवार लिए हुए हैं। और ब्रिटिश ऑफिशियल जो ब्रिटिश उस टाइम पे जो रिवोल्ट कर रहे थे रेबेलियंस और जो मार रहे थे, उनको मार रही है। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडियन वुमेन्स बैठकर उससे डर रही हैं। तो ये एक उस टाइम की सिचुएशन बताता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है, कैप्टन एट द बॉटम रीड्स द ब्रिटिश लायंस विजिलेंस ऑन द बंगाल टाइगर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंगाल टाइगर है, वो एक वुमेन को मारने जा रहा है। तो यहाँ पर लायन आता है उसको बचाने के लिए। तो यहाँ पर एक फ़ोटो से दर्शाया जाता है कि जो लायन है वो ब्रिटिशर है, और जो टाइगर है वो रेबेलियन है जो मारने जा रहा है, तो वो उसको बचाने आ रहा है। तो ये ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ बनाई गई उस टाइम पे। अब अगर हम द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, जैसे कि जो रेबेलियंस थे उन लोगों को कैसे ख़त्म करा गया, जब उन लोगों ने रिप्रेशन करा, तो रिप्रेशन के टाइम पे रेबेलियंस को कैसे मारा गया, वो इस फ़ोटो में दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो रेबेलियंस थे उसमें से कुछ हिंदूज़ भी थे, कुछ मुस्लिम्स भी थे। तो उन लोगों को तोप पर ऐसे बांध दिया जाता था और फिर तोप चलाई जाती थी, जिससे वो उनकी डेथ हो जाती थी, वो किल कर दिए जाते थे। ठीक है, और ये जो फ़ोटो है वो एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटेनियर इन पेशावर में उस टाइम पे ये पेंटिंग बनाई गई होगी किसी ने देखकर। तो ये वहाँ की है। और इस चीज़ को बिल्कुल खुले में करा जाता था, जैसे कि यहाँ पर इनको बांध कर तोप से उड़ाया जा रहा है, और बगल में कुछ रिबेलियंस को खड़ा कराया जाता था, जिससे कि वो देख सकें कि ये हो रहा है। ऐसी एक पेंटिंग, ऐसे एक बड़ी सी इमेज अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर आपकी तोप चला रही हैं
और यहाँ पर जितने भी रेबेलियंस हैं उनको बंदी बनाकर यहाँ पर खड़ा करा जाता था, जिससे कि वो देख लें कि ऐसा उनके साथ आगे होने वाला है, ठीक है, जिससे कि वो डरें। और यहाँ पर पेशावर में दूसरी चीज़, यहाँ पर एक तो तोप से उड़ाया जा रहा था, दूसरा यहाँ पर हैंग करा जा रहा था, एक साथ हैंग करे जा रहे थे सारे रेबेलियंस को। तो ये इमेजेस से हमें पता चलता है कि रिवोल्ट उस टाइम पे हुआ होगा और रिप्रेशन कैसे हुआ था। अब ये एक द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग, जो लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने गवर्नर जनरल थे जो इंडिया के, उन्होंने इसके जो इमेज बनाई हुई है उनके ऊपर कि ये एक रेबेलियन है और रेबेलियन के सर पे हाथ रखे हुए हैं, कि मतलब जो जब रेबेलियन को जब मारा जा रहा था उस टाइम पे वो क्या डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, उनके ऊपर हाथ, मर्सी ऑफ हैंड। तो आप इमेज में देख सकते हैं कि एक हाथ में रेबेलियन के स्वॉर्ड है और एक हाथ में खंजर है मारने के लिए। तो जो बड़ी जो स्वॉर्ड है वो रेबेलियंस वाली है, वो जो स्वॉर्ड है जो छोटी वाली, वो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स यूज़ करते थे जिसको, उसके लिए है। तो ये एक न्यूज़ निकाली गई थी, ठीक है, तो उस वक्त के बारे में हमें पता चलता है इससे। अगली फ़ोटो जो है, जो नेशनलिस्ट इमेजनरीज़ के बारे में बताती है कि झांसी की रानी रिवोल्ट में लीडर थी। तो वो इस मूवी के द्वारा पता चलती है, झांसी की रानी, ठीक है, जो उस टाइम पे बनाई गई थी, उस टाइम का पोस्टर है ये। इससे हमें पता चलता है कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो एक रिवोल्ट में एक लीडर थी, एक वॉरियर थी। और साथ ही साथ अगर आपको बताऊं तो इस चैप्टर का कंक्लूजन जो बनता है वो ये बनता है कि एज द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज़ ऑफन नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हम ये कह सकते हैं कि जो रिवोल्ट जो रेबेलियंस ने करा वो इंडिपेंडेंस की शुरुआत थी, एक फर्स्ट वॉर हुई थी इंडिपेंडेंस की, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, और इस चैप्टर को आपको होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सब। फिर आप कमेंट कर दीजिए कि मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं एक दिन डाउट की क्लास भी ले लूँगा जिसमें आपको समझा दूँगा सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।